टुडे वी टॉक अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जिसके ऊपर वाटर और आइस दोनों ही एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर हो, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जितना वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा था उतनी ही आइस कन्वर्ट होकर वापस वाटर स्टेट के अंदर आ रही होती है। जैसे ही हम टेम्परेचर मजीद कम कर देते हैं, सपोज करें -1 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो सारी की सारी वो आइस बन जाएगी, और जैसे ही हमने 1 डिग्री सेल्सियस किया वो सारा लिक्विड बन जाएगा, और 0 के ऊपर वो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगी। इसी तरह बात करते हैं, हम कंपेयर करते हैं प्योर सॉल्वेंट को और सोल्यूशन को। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होगा। हमने प्योर सॉल्वेंट सपोज करें वाटर ले लिया, ये उसके मॉलिक्यूल्स ले लिए जो रेंडमली मूव कर रहे हैं वाटर स्टेट के अंदर। जैसे ही हमने इनको फ्रीज किया, वाटर फ्रीज हुआ तो आइस स्टेट के अंदर आ गया, और मॉलिक्यूल्स ने एक फिक्स पोजीशन को गेन कर लिया और वो फिक्स हो चुके हुए मॉलिक्यूल्स। अब यही वाटर के अंदर अब हमने सोल्यूट ऐड कर दिया, यानी कि वो अब सोल्यूशन स्टेट में अंदर आ गया हुआ है, और ये सोल्यूट के पार्टिकल्स हमारे पास आ गए। अब जैसे अब हम इसको फ्रीज कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर यानी कि मॉलिक्यूल्स अब उस तरह फिक्स नहीं हो रहे जिस तरह प्योर सॉल्वेंट के अंदर हो रहे थे। अब सोल्यूट के मॉलिक्यूल अंदर ऐड हो गया तो वो उसको फ्रीज यानी फिक्स अपनी पोजीशन पे नहीं होने दे रहे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो फ्रीज होना स्टार्ट नहीं होगा। यानी कि अब हम इसके लिए मज़ीद टेम्परेचर को लो करेंगे तब जाके वो मॉलिक्यूल अपने अपने पास आएंगे और वहाँ पे जाके इसको फिक्स करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल्स उसको फिक्स होने नहीं दे रहे, डिफ़िकल्टी हो रही है, इसलिए वो मज़ीद कम टेम्परेचर रिक्वायर करेगा। अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली देखेंगे तो एक तरफ वेपर प्रेशर लिया गया और एक तरफ टेम्परेचर लिया गया। ये हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट जो कि लिक्विड स्टेट में है। ये हमने पॉइंट सी से स्टार्ट किया जब वो लिक्विड स्टेट में था। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते आ रहे हैं तो वो सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही हम 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचेंगे तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर अभी ये लिक्विड फेज में भी है और गैस स्टेट के लिक्विड फेज में भी है और सॉलिड स्टेट में भी है। और जैसे ही हमने मज़ीद टेम्परेचर कम किया तो ये बी से ए की तरफ जो आ रहा है वो प्योर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट के अंदर होगा, और यहाँ पे सी से बी तक वो प्योर सॉल्वेंट लिक्विड फेज में होगा, और पॉइंट बी के ऊपर वो दोनों स्टेट के अंदर होगा। उसके ऊपर जो हमने वेपर प्रेशर देखते हैं वो वेपर प्रेशर लिखा हुआ हमने PS, यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब हम यही काम सोल्यूशन के लिए करते हैं, तो सोल्यूशन को जैसे जैसे हम मज़ीद कूलिंग प्रोसेस करते आएंगे तो ये पॉइंट यानी कि F, पहले वो बी के ऊपर हो रहा था जहाँ पे टेम्परेचर क्या था T0F, यानी कि वेपर प्रेशर का फ्रीजिंग प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। और हमने ऊपर पढ़ा कि वो 0 डिग्री यानी कि मज़ीद कम होगा, माइनस में चला जाएगा, और जैसे ही माइनस में जाएगा तो वो यहाँ पॉइंट F के ऊपर आके जब वो सोल्यूशन स्टेट के अंदर लिक्विड में होगा तो वो पॉइंट F के ऊपर आके फ्रीज होगा, जो कि TF, जो कि सोल्यूशन के लिए टेम्परेचर लिया गया, फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉर सोल्यूशन। एस रिप्रेजेंट कर रहा है सोल्यूशन के लिए और नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर सॉल्वेंट के लिए। और इसके ऊपर जब हम वेपर प्रेशर देखते हैं वो है P, यानी कि P वो वेपर प्रेशर है जहाँ पे सोल्यूशन लिक्विड स्टेट में भी होगा और सॉलिड स्टेट में भी होगा। PS वो वेपर प्रेशर है जहाँ पे प्योर सॉल्वेंट लिक्विड फेज में भी होगा और गैस फेज में भी होगा। अब हम इसको ज़रा अकॉर्डिंग टू क्लिप्टन इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग जो कि हमारे पास क्लिप्टन इक्वेशन थी, नेचुरल लॉग PS हमारे पास वेपर प्रेशर आ गया प्योर सॉल्वेंट का, डिवाइडेड बाय P0 वो वेपर प्रेशर है। अगर सपोज करें कि हम चाहते हैं कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके फ्रीज तो होना स्टार्ट हो जाता है, अगर मज़ीद कम करें टेम्परेचर तो वाटर सॉलिडिफाइड ना हो, यानी कि हम उसमें से वो क्रिस्टल को रिमूव कर दें जिससे उसने अब सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट करना था, उसी क्रिस्टल को हमने रिमूव कर दिया, तो वाटर को अगर मज़ीद फ्रीज़ करेंगे तो वो P0 तक आ जाएगा, यानी कि जहाँ तक अभी वाटर फ्रीज़ नहीं होगा, चाहे हम उसका मज़ीद टेम्परेचर लो कर दें। और इसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड वही हमारे पास होता है जो मज़ीद यानी कि अपने फ्रीजिंग पॉइंट के बाद भी जाके वो सॉलिडिफाइड ना हो, उसके ऊपर हम बोलते हैं P0 वेपर प्रेशर होगा उसका। यहाँ पे डेल्टा H भी लिया गया जो कि हीट ऑफ वेपराइजेशन है, डिवाइडेड बाय R, TF0 सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया, सॉल्वेंट और सोल्यूशन के दोनों को फ्रीजिंग पॉइंट को मिक्स कर दिया गया। ये इक्वेशन ली गई हमने हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए। अब एक हम ले रहे हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन के लिए।
सब्लिमेशन क्या होती है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस फेज में चले जाना विदाउट लिक्विड फेज में जाए बगैर, यानी कि लिक्विड फेज में वो नहीं जाएगा, डायरेक्ट सॉलिड से वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम लेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन के लिए इक्वेशन। एक हमने ले लिए वेपराइजेशन के लिए, यानी कि लिक्विड से गैस फेज में जाने के लिए। एक हमने ले ली सॉलिड से गैस फेज में जाने के लिए। और जब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इसके लिए जो आंसर आता है, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी एक सोल्यूशन के लिए लिया गया, यहाँ पे भी एक सोल्यूशन, पी एस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा P/P0, यानी कि वेपर प्रेशर हमारे पास सोल्यूशन का और P0 वेपर प्रेशर सुपर कूल्ड लिक्विड का, माइनस डेल्टा HF हमारे पास क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, सॉलिड से गैस फेज में, सॉलिड से लिक्विड फेज में जाना, लिक्विड से गैस फेज में जाने को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड फेज में जाना, यानी कि डेल्टा HF किसके इक्वल होगा, सब्लिमेशन में से अगर हम वेपराइजेशन को माइनस कर दें। सब्लिमेशन है सॉलिड से गैस फेज में जाना, वेपराइजेशन है लिक्विड से गैस फेज में जाना, तो दरमियान में एक ही फेज बचेगा जो कि है सॉलिड से लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा HF, यानी कि हीट ऑफ फ्यूजन। हम ये इक्वेशन हीट ऑफ फ्यूजन के लिए लिख लेंगे। और इक्वेशन 3 को अब हम ये लेके इक्वेशन को, ये इक्वेशन में से हम प्रेशर को अब जो से रिमूव करेंगे बाय अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ के ज़रिए यहाँ पे हम जब भी हमने प्रेशर को रिमूव करना हो किसी भी इक्वेशन के अंदर से, तो हम वहाँ पे राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करके वहाँ पे कंपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट ले आते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ले आएंगे और मोल फ्रैक्शन के ज़रिए से नंबर ऑफ मोल्स की तरफ ले जाएंगे प्रेशर से रिमूव करके। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P/P0 इक्वल था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें मालूम है कि मोल फ्रैक्शन का ऑलवेज सम होता है इक्वल टू 1, यानी कि x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, वो इक्वल होता है हमेशा ऑलवेज 1 के। अगर यहाँ पे हम x1 की वैल्यू निकालना चाहे वो आ जाएगी 1 माइनस x2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यही इक्वेशन को हम पुट कर देते हैं जहाँ पे नेचुरल लॉग P/P0 की जगह माइनस x2 आ जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन के ऊपर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आंसर आता है माइनस x2 प्लस x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हाइफन, जैसे जैसे जितना ऊपर स्क्वायर होगा वो उतने के साथ डिवाइड होता जाएगा। एक दफ़ा प्लस का साइन आएगा, एक दफ़ा माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। अगर ऊपर क्यूब लेंगे तो नीचे वो 3 से डिवाइड होगा, अगर ऊपर 4 होगा तो वो 4 से डिवाइड होगा। क्योंकि सोल्यूशन हम डाइल्यूट ले रहे हैं तो डाइल्यूट लेने से x2 की वैल्यू बहुत ही कम आएगी। सपोज करें 0.01 ले लिया हमने, अगर 0.01 का स्क्वायर लेंगे आप तो 0.0001 आएगा, जो कि बहुत ही कम वैल्यू आती जाएगी। और अगर क्यूब लेंगे तो उससे भी कम वैल्यू आएगी, 4 लेंगे तो वो उससे भी कम वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम इन सब वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर देते हैं और सिर्फ वैल्यू रखते हैं माइनस x2। तो नेचुरल लॉग इक्वल आ जाएगा माइनस x2 के, और x2 का यही इक्वेशन के अंदर आप पुट कर देते हैं, माइनस x2 इक्वल आ जाएगा माइनस डेल्टा HF डिवाइडेड बाई R, TF0 माइनस TFS, और नीचे दोनों टेम्परेचर के साथ उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। अब डेल्टा TF किसके इक्वल होता है, वो होता है TF0, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का और फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का। और अगर हम सपोज करें कि सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, अगर सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है तो यानी कि सोल्यूट की मिकदार अंदर बहुत ही ज़्यादा कम होगी। अगर बहुत ही ज़्यादा कम है तो सॉल्वेंट और सोल्यूशन दोनों का टेम्परेचर एक जैसे ही होगा, तो इसलिए हम इन दोनों को टेम्परेचर को TF0 स्केयर लिख लेते हैं। अब डेल्टा TF ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर जहाँ पे पुट कर दिया जाएगा, TF0 नीचे पुट कर दिया जाएगा, तो इक्वेशन जो हमारे पास फाइनल आ जाएगी x2 डेल्टा HF डिवाइडेड बाई R डॉट डेल्टा TF ओवर TF0 स्केयर। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, यानी कि डेल्टा TF लेके आना चाहें, तो R नीचे डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, TF0 डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई, और डेल्टा HF मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड, और x2 का हम इक्वेशन से बाहर निकाल देते हैं। x2 हमारे पास क्या है, वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हम कैसे मालूम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। अगर यही सॉल्वेंट के लिए होता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट और सोल्यूट के। जब हम बात करें कि सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है तो N2 की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा सॉल्वेंट के अंदर कम होगी, यानी कि सोल्यूट के मोल्स बहुत ही ज़्यादा सॉल्वेंट के अंदर कम होंगे। सपोज करें कि सॉल्वेंट के जो मोल्स हैं वो 1000 हैं और सोल्यूट के हम मोल्स ले रहे हैं 0.1, तो वो तकरीबन 1000 के कंपैरेटिवली निगलेक्ट किए जा सकते हैं।
तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू N2/N1। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हम ले रहे हैं 1000 ग्राम्स के अंदर, तो N2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अगर वो डिज़ोल्व किए जाए 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, तो वो हमारे पास इक्वल आता है मोलैलिटी के। और अगर नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व किए जाएं इन 1 dm³ वाटर के अंदर, तो वो आ जाता है मोलैरिटी के। अगर 1000 ग्राम के अंदर मैस के लिहाज से अंदर डिज़ोल्व किए जाएं, तो फिर वो हमारे पास आता है मोलैलिटी। तो हम इस फैक्टर x2 की जगह पे m लिख सकते हैं, m/N1। N1 हम जो सा इक्वेशन के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि 1000 ग्राम है तो वो कांस्टेंट है। डेल्टा HF हीट ऑफ फ्यूजन ऑलवेज कांस्टेंट होगा। और हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट TF0 स्केल, जो कि हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट था प्योर सॉल्वेंट का, वो भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम सल्यूट ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि ये सारी वैल्यू ही कांस्टेंट है। तो हम इसकी जगह एक नया कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, जिसको हम बोलेंगे KF। KF कांस्टेंट हमारे पास कौन सा होगा? फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या हम इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जो कि मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। और अगर हम कांस्टेंट की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दें, तो हमारे पास डेल्टा TF यानी कि जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी के। यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ज़्यादा होंगे, उतना फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि वो सोल्यूशन का कम होता जाएगा। जितना कम सल्यूट होगा, उतना वो कम जो सा वो टेम्परेचर उसका लो होगा, यानी माइनस में कम जाएगा। जितना ज़्यादा सल्यूट डालेंगे, उतना ज़्यादा वो इफेक्ट डालेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर मज़ीद ज़्यादा लो होता जाएगा। हम जब भी यूज़ करते हैं ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए, तो हम यहाँ से मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सल्यूट मालूम करना चाहते हैं, यानी कि कौन सा हमने सल्यूट इसके अंदर ऐड किया है। तो हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सल्यूट, यानी हम मालूम कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सल्यूट। जब मॉलिक्यूलर मैस मालूम हो जाती है, तो हमें डिटर्मिन हो जाता है कि कौन सा सल्यूट हमने उसके अंदर ऐड किया था। तो मोलैलिटी इक्वल आ जाती है 1000 मल्टीप्लाई बाय W2 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाइड बाय M2। W2 क्या हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, W1 क्या नंबर ऑफ मैस ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय M2 मोलर मैस ऑफ सल्यूट। और 1000 हमारे पास ये ना बिल्कुल सेम कैलकुलेशन हमने पीछे भी की थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को भी हमने जब स्टडी किया था, तो सेम यही कैलकुलेशन करते आए थे यहाँ पे। और उसके अंदर सिर्फ माइन्यूट सा चेंज है, यानी कि वो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है और ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए है। तो मोलैलिटी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब M2 हमारे पास है मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सल्यूट, यही हमने मालूम करनी है। तो सारे कांस्टेंट एक तरफ लेके इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो KF मल्टीप्लाई बाय डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाय 1000 W2/W1। अगर हमें KF यानी कि वो कांस्टेंट की वैल्यू मालूम हो जाए, जो कि हमने पीछे कांस्टेंट लिया था RT0F स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा HF और N1, उसकी वैल्यू मालूम हो जाए, और डेल्टा TF यानी कि कितना टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज़ वो डिक्रीज़ हुआ था, डिप्रेस हुआ था फ्रीजिंग पॉइंट, वो मालूम हो जाए, तो हम ये वाली M2 मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सल्यूट मालूम कर सकते हैं।